2026 महीना फरवरी का और मशरिक़ वस्ता में जैसे आग लग जाती है। वजह क्या थी? वजह थी ईरान पर अमेरिका और इसराइल का एक बिल्कुल गैर मुतवक्के और तबाहकुन मुश्तरका हमला। चले ज़रा तफसील में जाते हैं कि ये सब हुआ कैसे और उसके फ़ौरन बाद खित्ते का नक्शा किस तरह से बदल कर रह गया। हमले के दिन सामने आने वाला ये बयान, ये कोई धमकी नहीं थी। नहीं, ये तो एक दावतनामे की तरह था, और इससे हमले का असल मकसद बिल्कुल साफ हो गया कि ये कोई आम फौजी कार्रवाई नहीं थी। ये तो ईरान के अंदर एक बगावत को हवा देने की कोशिश थी, एक सीधा सीधा पैगाम कि ईरानी अवाम खुद उठें और अपनी हुकूमत का तख्ता उलट दें। तो इस ऑपरेशन को नाम दिया गया एपिक फ्यूरी का। और यकीन करें, इसके जो अहदाफ थे और जिस पैमाने पर इसे किया गया, वो वाकई गैर मामूली थे। ये वो तारीख है जिसने खित्ते की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। 28 फरवरी 2026 ओमान की सालसी में जो जौहरी मुज़ाकरात चल रहे थे, उनकी नाकामी के सिर्फ 2 दिन बाद अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया। अच्छा, ये कोई रवायती फौजी हमला नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इसका हदफ कोई फौजी अड्डे नहीं थे, बल्कि ईरान की पूरी क़यादत थी। इसे कहते हैं डीकैपिटेशन स्ट्राइक, यानी यूं समझें कि रियासत का सर ही कलम कर देना। सुप्रीम लीडर, सदर, पासदारान इनकलाब के सबसे बड़े कमांडर्स सबके सब एक ही वक्त में निशाने पर थे। और इस ऑपरेशन के नताइज वो फौरी थे और बहुत भयानक। आयतुल्लाह खामनेई समेत 40 से ज़्यादा आला तरीन हुक्काम मारे गए। इससे हुआ ये कि ईरान की रियासती मशीनरी के बिल्कुल मरकज़ में एक ऐसा खला पैदा हो गया जिससे भरना तकरीबन नामुमकिन था। तो जैसे ही क़यादत ख़त्म हुई, ईरान के अंदर एक अफरा तफरी फैल गई और इक़्तिदार पर कब्ज़े के लिए एक बहुत ही ख़तरनाक दौड़ शुरू हो गई। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही था कि जब मुल्क की पूरी आला क़यादत एक ही रात में ख़त्म हो जाए, तो आखिर मुल्क को संभालेगा कौन? और इसी एक सवाल ने ईरान को एक बहुत गहरे आइनी और सियासी बहरान में धकेल दिया। देखें, मुल्क को मुकम्मल अफरा तफरी से बचाने के लिए फौरी तौर पर आइन का सहारा लिया गया। आइन के आर्टिकल 111 के तहत एक अबूरी क़यादत कौंसिल बना दी गई, जिसका काम था कि जब तक नया सुप्रीम लीडर मुंतखब नहीं हो जाता, तब तक वो मुल्क के मामलात को संभाले। अब इस खला को पुर करने के लिए कई ताकतवर चेहरे मैदान में आ गए। इनमें अली रज़ा आराफी, हसन खुमैनी और लारीजानी बरादरान जैसे बड़े नाम शामिल थे। लेकिन इस जानशीनी की जंग में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था। खबरें ये थीं कि आयतुल्लाह खामनेई ने अपनी मौत से सिर्फ चंद दिन पहले खुफिया तौर पर अली लारीजानी को अपना जानशीन नामज़द कर दिया था, और इस एक खबर ने इस पूरी सूरत-ए-हाल को और भी ज़्यादा धमाका खेज बना दिया। अंदरूनी तौर पर इतनी अफरा तफरी के बावजूद ईरान का जो जवाबी वार था, वो बहुत तेज़, बहुत वसी और इंतहाई पुरतशद्दुद था। और ईरान का इंतकाम सिर्फ अमेरिका या इसराइल तक महदूद नहीं रहा, बिल्कुल नहीं। इसने मिसाइलों और ड्रोन्स की ऐसी बारिश की कि पूरा खित्ता उसकी लपेट में आ गया। मुत्तहिदा अरब इमारात से लेकर सऊदी अरब तक अमरीकी अड्डों और उनके इत्तेहादी ममालिक को शदीद हमलों का निशाना बनाया गया, और देखते ही देखते ये लड़ाई एक बड़ी इलाकाई जंग में बदल गई। अगर ईरान के हमले की शिद्दत का अंदाज़ा लगाना है तो सिर्फ ये एक नंबर देख लें, 541। ये उन ड्रोन्स की तादाद है जो सिर्फ मुत्तहिदा अरब इमारात ने रोकने का दावा किया, सिर्फ एक मुल्क ने। ये एक नंबर ही ईरान की जारहियत के पैमाने और उसकी टेक्नोलॉजी की पहुंच के बारे में सब कुछ बता देता है। और सबसे तशवीशनाक बात ये थी कि ये हमले सिर्फ फौजी ठिकानों तक महदूद नहीं रहे। ईरान ने जानबूझकर होटल्स, शॉपिंग मॉल्स और एयरपोर्ट्स जैसे सिविलियन अहदाफ को निशाना बनाया। मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि पूरे खित्ते में एक खौफ की लहर दौड़ाना था। इस जंग ने ईरान के पड़ोसी ममालिक को एक बहुत ही मुश्किल सूरत-ए-हाल में डाल दिया। वो जैसे दो तरफा आग के बीच में फंस कर रह गए थे। देखें, खित्ते के ज़्यादातर ममालिक, ख़ास तौर पर खुलीजी रियासतें, हमेशा गैर जानिबदारी की पॉलिसी पर चलने की कोशिश करती हैं। मतलब वो किसी भी बड़ी ताकत की लड़ाई में फ़रीक नहीं बनना चाहते, और उनकी पूरी कोशिश थी कि वो इस जंग से भी दूर ही रहें। लेकिन ईरान के अंधाधुन हमलों ने इनकी इस गैर जानिबदारी की पॉलिसी को बिल्कुल नामुमकिन बना दिया। जब खलीजी ममालिक को बराह रास्त निशाना बनाया गया, तो ये ईरान की तरफ से एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती साबित हुई। इसने उन ममालिक को भी अमेरिका और इजराइल के कैंप में धकेल दिया जो शायद इस मामले में बीच बचाव का कोई किरदार अदा कर सकते थे। और फिर तुर्की है, जिसकी पोजीशन सबसे ज़्यादा पेचीदा थी। एक तरफ तो वो नेटो का रुकन है, लेकिन दूसरी तरफ इसने हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त देने से साफ इनकार कर दिया। अब तुर्की को दो बड़े खतरात का सामना है।
ایک ایران اور عراق سے آنے والے مہاجرین کا ایک بہت بڑا سیلاب، اور دوسرا اس علاقائی جنگ کی وجہ سے اپنی معیشت کی تباہی کا خطرہ۔ تو ان تمام واقعات کے بعد اب سب کی نظریں مستقبل پر ہیں، جہاں آگے صرف 2 ہی راستے نظر آتے ہیں۔ تو ایران کا مستقبل یوں سمجھیں کہ 2 انتہاؤں کے بیچ میں لٹک رہا ہے۔ ایک امکان تو یہ ہے کہ قیادت کے بغیر حکومت اندرونی بغاوت اور عوامی مظاہروں کے دباؤ میں آ کر ٹوٹ جائے، اور یہی وہ چیز ہے جس پر امریکہ اور اسرائیل شرط لگا رہے ہیں۔ دوسرا اور کہیں زیادہ خطرناک امکان یہ ہے کہ ایران کا انتقام ایک ایسی وسیع علاقائی جنگ چھیڑ دے جو شاید کئی سال تک چلے اور پورے مشرق وسطیٰ کو تباہ کر کے رکھ دے۔ تو سوال وہیں کا وہیں ہے، ایک حکومت جس کا سر کاٹ دیا گیا، ایک خطہ جو حالت جنگ میں ہے، تو کیا یہ ایران کے موجودہ نظام کا خاتمہ ہے یا پھر یہ ایک بہت بڑی تباہ کن جنگ کا آغاز ہے؟ اس کا جواب تو صرف آنے والا وقت ہی دے گا۔ امید ہے کہ آج کے اس گہرے تجزیے سے خطے کی اس بدلتی صورتحال کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ریسرچ اور تجزیہ اچھا لگا ہے تو اسفندیار ورلڈ انفو کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیں تاکہ عالمی سیاست کی ہر بڑی خبر آپ تک پہنچتی رہے۔